हेलो फ्रेंड्स, हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर संगीता अत्री। आज हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी के बारे में। तो इनफर्टिलिटी के क्या क्या कॉजेज हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, किस तरीके से हम ट्रीटमेंट से इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में। इट मीन्स फीमेल का गर्भवती ना होना। तो क्या होता है कि 1 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स के ट्राई करने के बाद भी अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती तो उसको हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। इट मीन्स इनफर्टिलिटी खाली फीमेल से रिलेट नहीं करती, मेल से भी रिलेट करती है। तो इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होने के बाद भी स्टिल बर्थ या बार बार मिसकैरेजेस उन्हें होते हैं तो उसको भी इनफर्टिलिटी ही कहते हैं। तो मेल और फीमेल दोनों ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनफर्टिलिटी के लिए। तो कम से कम 15% ऑफ कपल्स जिनको ये क्वेरी है, जिनको ये प्रॉब्लम है, जिनको इनफर्टिलिटी की ये कंप्लेंट्स आती रहती है। हर 10 में से तीसरी औरत को ये प्रॉब्लम है आजकल। तो आइए बात करते हैं मेल और फीमेल दोनों की। तो मेल में क्या कारण है? मेल में कारण ये है एजुस्पर्मिया। इट मीन्स स्पर्म का एब्सेंट हो जाना। ओलिस्पर्मिया इट मीन्स कि स्पर्म काउंट कम होना, या कभी कभी स्पर्म की मोटिलिटी अच्छी ना होना, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी की प्रॉब्लम्स होना, उस वजह से भी होता है। या जो मेल्स रिस्क फैक्टर में आते हैं, जैसे बहुत ज्यादा अल्कोहल लेते हैं डेली या बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, उनको भी होता है। या जिन मेल्स में लो टेस्टोस्टेरोन हॉर्मोन्स की वजह से, प्रोडक्शन की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। या फिर जो बहुत ओबीज होते हैं उनको भी ये रीजन रहता है इनफर्टिलिटी होने का। और फीमेल की बात करें तो जी हाँ, फीमेल जैसे 40 के बाद फीमेल को बहुत कम चांसेस होते हैं कंसीव करने का। या फीमेल को कोई मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि पीरियड्स रेगुलर ना होना, पीरियड स्किप हो जाना या एब्सेंट हो जाना, उस वजह से भी हो सकता है। उसके भी बहुत सारे मेडिकल कंडीशंस है फीमेल की बॉडी में, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम होना, हाइपर या हाइपर, वो दोनों ही कंडीशन में फीमेल को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। या पीआईडी, कोई पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो, या कोई हार्मोन इश्यू हो, या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या सिंड्रोम हो जैसे पीसीओएस में होता है, या एंडोमेट्रियोसिस जैसी प्रॉब्लम में भी फीमेल्स को इनफर्टिलिटी के इश्यूज आते हैं। या फिर फीमेल बहुत मेल नरिश है या बहुत ज्यादा ओबीज है, ये सब रीजंस रहते हैं। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी आज की डेट में एक इम्पॉर्टेंट पॉजिटिव फैक्टर है फीमेल्स को इनफर्टिलिटी के लिए। या फिर फेलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम आना, ब्लॉकेज रहना, ट्यूब में कोई डैमेज होना या ब्लॉकिंग होना भी एक रीजन रहता है। तो इससे क्या होता है कि अगर हम इन चीजों को इग्नोर करते तो ऑब्वियसली सोसाइटी का एक प्रेशर आता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है पार्टनर्स के बीच में, काफी बार डिप्रेशन और सुसाइडल टेंडेंसीज भी क्रिएट हो जाती है। तो आइए जानिए कैसे हम पता लगाते हैं। डायग्नोसिस की बात हम करते हैं तो मेल में स्पर्म का काउंट, सीमन एनालिसिस जिसे हम कहते हैं, वो कराना जरूरी होता है। टेस्टिकुलर बायोप्सीज होती है, किसी किसी केसेस में इमेजिंग भी करानी पड़ती है, और आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का काउंट भी चेक करना पड़ता है हमें। फीमेल में भी हमें इमेजिंग और बहुत सारे तरीके होते हैं। फीमेल की बात करते हैं, फीमेल में ओवुलेशन आपकी टेस्टिंग होती है, हिस्टेरोसल्पिंजोग्राफी होती है, हार्मोनल एसेज होते हैं। इन सबसे हम जान पाते हैं कि फीमेल्स में किस कारण उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। अल्ट्रासाउंड भी कराना पड़ता है, बहुत सारी चीजें होती है। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो जी हाँ, होम्योपैथी में इसका ट्रीटमेंट है। 85% सक्सेस रेट है होम्योपैथी से कि आप अपनी इनफर्टिलिटी ट्रीट कर सकते हैं, जिसमें 57% पॉजिटिव केसेस रहे हैं, विमेन के केसेस में पॉजिटिव रिजल्ट रहे हैं। होम्योपैथी कैसे हेल्प करता है? होम्योपैथी एक्चुअली आपके पॉजिटिव फैक्टर के हिसाब से आपको मेडिकेशन दी जाती है कि अगर मेल में अगर स्पर्म काउंट, स्पर्म मोटिलिटी की प्रॉब्लम है तो मेल को उस तरीके से मेडिकेशन चलती है जिससे उसका स्पर्म काउंट भी बढ़ता है और मॉर्फोलॉजी बेटर होने के चांसेस होते हैं स्पर्म की, और मोटिलिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। इन फीमेल, अगर किसी फीमेल को थायराइड है तो हम थायराइड के लिए मेडिकेशंस देते हैं बैलेंस कराने के लिए। या पीसीओडी, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रोइड यूट्रस, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जिस वजह से, या पीरियड एब्सेंट होना उसको, या पीरियड इरेगुलर होना, जिस भी कारण से उनको प्रॉब्लम होती है, उसी हिसाब से, हिस्ट्री के हिसाब से मेडिकेशंस दी जाती है। और सबसे अच्छी बात ये, होम्योपैथी बहुत सेफ है, नेचुरल है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल पेनलेस नॉन इन्वेजिव प्रोसेस है। लाइक अगर आप दूसरे ट्रीटमेंट्स के दौरान जाते हैं, जैसे या आप सर्जरी वगैरह में जाते हैं, अदर मोड ऑफ ट्रीटमेंट में जाते हैं, तो वो सब पेनफुल, आज की डेट में बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसीजर्स होते हैं, इन्वेजिव भी ट्रीटमेंट होते हैं, और उसके सक्सेस रेट भी कुछ भी गारंटी नहीं होती। बट जी हाँ, होम्योपैथी क्या करता है, आपको इंक्रीज करता है आपके कंसेप्शन के चांसेस, और जो भी आपका उसका प्रोसेस रहता है वो नॉन इन्वेजिव रहता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, पेनलेस थेरेपी रहती है। कोई भी क्वेरी अगर आपको इनफर्टिलिटी को लेके है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं। इनफैक्ट आप मुझे
मेल कर सकते हैं या आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। एंड अगर आपको किसी को भी कोई भी समस्या है इनफर्टिलिटी को लेके, आपके अपने पार्टनर को लेके कोई इश्यू है, या आपको खुद को कोई इश्यू है जिस वजह से इनफर्टिलिटी हो रही है, तो उसके लिए भी आप मुझसे ट्रीटमेंट के लिए पूछ सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको आंसर करूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियोस देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। एंड मैं ऐसे ही नेक्स्ट टाइम आपसे मिलती रहूंगी हर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, टेक केयर टिल द टाइम।